दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रसायन शास्त्री होने का सबूत। वह कनमणि गुरुकुल की पहली रक्षक एल्डर शिवगामी है। जब आकर्ष उस बुजुर्ग अवस्था की महिला को देखकर उलझन में था, तभी उसके ठीक पीछे सुदर्शन प्रकट हुए और उन्होंने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर आकर्ष को उस बुजुर्ग अवस्था की महिला का परिचय दिया। कनमणि गुरुकुल की पहली रक्षक एल्डर शिवगामी के बारे में आकर्ष को थोड़ी बहुत जानकारी थी। वह भूपाल मंडल की ऐसी योद्धा थी जिसने 9 सिद्धांतों को समझ लिया था, यानी कि ताकत के मामले में वह सुदर्शन से भी एक कदम आगे थी। वो जरूर मृणाल के ऊपर नजर रखने आई होगी, है ना? आकर्ष ने पूछा। जिस पर सुदर्शन ने बोलकर तो कोई जवाब नहीं दिया, पर धीरे से अपना सिर सहमति में हिला दिया। क्या इसने हमारी बातें सुनी होगी? भवन के द्वार की तरफ देखते हुए आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। इधर मृणाल खुद इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके साथ उसकी सुरक्षा के लिए खुद शिवगामी आई थी। बाजार के रास्तों से होते हुए मृणाल थोड़ी ही देर में वापस अपने भवन में लौट आई और अपनी बड़ी दीदी व्योमिका से मिलने आई। व्योमिका इस समय अपने कमरे में खिड़की के पास लगी एक मेज के सामने बैठी थी। खिड़की से बाहर देखने में वो इतनी खोई हुई थी कि उसे इस बात का भी पता नहीं चला कि कब मृणाल उसके कमरे में आई है। जब उसने मृणाल के कदमों की आहट सुनी, तब जाकर उसका ध्यान मृणाल की तरफ आया। तुम बाहर गई थी उस महिला से मिलने? व्योमिका ने पूछा। बिल्कुल। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूं, मृणाल ने जवाब दिया और उसी क्षण अपनी जादुई अंगूठी में से एक देव अभिलेख निकालकर व्योमिका के सामने वाली मेज पर रख दिया। उस देव अभिलेख से कुछ ऊर्जाएं निकल रही थी जो एक दृश्य दिखा रही थी। इसमें एक महिला और एक पुरुष नजर आ रहा था। जैसे ही व्योमिका ने उस पुरुष का चेहरा देखा, एकदम से उसकी आंखें चमक उठी। पर अगले ही क्षण जब उसकी नजर पास में खड़ी महिला पर गई तो उसका शरीर कमजोर पड़ गया। मृणाल यह सब कुछ देख रही थी। जब उसने पहली बार आकर्ष की बातें सुनी थी तो उसे थोड़ा शक हुआ था, लेकिन अब अपनी बड़ी बहन की प्रतिक्रिया देखकर उसे पक्का यकीन हो गया था कि दोनों एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से जानते थे। आप इसको जानती है? मृणाल ने पूछा। उसका यह सवाल सुनकर व्योमिका को थोड़ा अजीब लगा। क्या पूछना चाहती हो? व्योमिका ने वापस सवाल किया। अब की बार मृणाल ने कुछ भी नहीं छुपाया और सब कुछ बता दिया कि कैसे आकर्ष ने उसके साथ बातें की थी और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। दीदी, मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप इस पुरुष को पहले से जानती हैं। आपके बीच का रिश्ता बहुत अलग है। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आप इसको कैसे जानती हैं? मृणाल ने सवाल किया। व्योमिका पहले तो इसका कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब उसने मृणाल से सुना कि अगर वह जवाब नहीं देती है तो मृणाल खुद आकर्ष से जाकर इस बारे में सवाल करेगी, तो व्योमिका डर गई। दबी हुई आवाज में उसने सब कुछ बता दिया। उस दिव्य क्षेत्र में क्या कुछ हुआ था यह जानकर मृणाल को अपनी बड़ी दीदी व्योमिका के लिए बुरा लगने लगा। दीदी मृणाल ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर आगे कुछ बोल नहीं पाई। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या जवाब दे। दोनों के बीच काफी देर तक चुप्पी बनी रही। आखिर में मृणाल ने पूछा, क्या इस पुरुष के प्रति आपके मन में कोई भावनाएं हैं? अगर है तो क्या फर्क पड़ता है, और नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ेगा? हम दोनों के रास्ते अलग हैं। हम कभी एक साथ नहीं आ सकते, व्योमिका ने जवाब दिया। यह सब कुछ उस महिला के कारण है ना? उसके कारण ही आप अपने आप को उससे दूर करना चाहती है ना? मृणाल ने इस बार हल्के गुस्से से भरे स्वर में पूछा।
उसके हिसाब से इसमें सारी गलती आकर्ष की थी। जब इतना सब कुछ हो गया था तो उसे उसकी दीदी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन वह जिम्मेदारी लेने की जगह किसी और ही महिला के साथ था। मृणाल, भावनाओं पर कभी नियंत्रण नहीं रहता। उस क्षेत्र में जो कुछ हुआ था उसमें गलती मेरी थी। अगर मेरे मन में उसके प्रति भावनाएं हैं तो भी वह मेरी समस्या है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। व्योमिका ने जवाब देते हुए कहा, आप तो अभी से उसका पक्ष लेने लगी है। आखिर समस्या क्या है? कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं लग रहा कि मास्टर इसके लिए बुरा मान जाएगी? आप उनके स्वभाव को जानती हैं। वह गुस्सा होगी, लेकिन इसके लिए आपको अपना जीवन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके साथ यहां से कहीं दूर चले जाइए। कवच पार करके केंद्रीय भाग में जाना सबसे सही रहेगा। एक बार अगर आप वहां पर चली गई तो मास्टर आपको कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगी। आप खुशी से अपना जीवन बिता सकती हैं। मृणाल ने व्योमिका को समझाते हुए कहा, सब कुछ इतना आसान नहीं होता मृणाल। मास्टर ने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके बाद मैं उन्हें इस तरह से धोखा नहीं दे सकती। वह जो सजा देगी मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मास्टर का सिर शर्म से झुक जाए या फिर उन्हें दूसरों के सामने अपमानित होना पड़े। व्योमिका ने कहा। उसके शब्दों से इतना तो निश्चित था कि अगर उसकी मास्टर उसे मारना भी चाहेगी तो भी वह उसके विरोध में कुछ नहीं करेगी। जब मृणाल ने उसका यह जवाब सुना तो वह भी आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अपनी दीदी को मरता हुआ वह नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वह खुद इस मामले में कुछ करेगी। 2 दिन बीत चुके थे। महासभा का दिन करीब आ रहा था। इससे पहले सुदर्शन देव गुरुकुल को अपनी दुकान भी लगानी थी जहां पर वह औषधीय गोलियों को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते थे। लेकिन इन गोलियों का निर्माण करने के लिए बहुत सारी औषधीय सामग्री की आवश्यकता थी जिसके लिए बाजार में जाकर खरीदारी करनी थी। यहाँ पर सुदर्शन ने सुझाव दिया कि आकर्ष, महा और वह तीनों जाकर बाजार से सामान खरीदेंगे, वहीं तीनों रसायन शास्त्री मिलकर दुकान को तैयार करेंगे। अगले ही दिन सुदर्शन और आकर्ष महा के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए निकल गए। वही तीनों रसायन शास्त्री दुकान का निर्माण करने लगे। 2 दिन तक खरीदारी चलती रही। उसके बाद तीसरे दिन दुकान खोली गई। रसायन नगरी का एक नियम था कि कोई भी दुकानदार किसी दूसरी दुकान से सामान खरीदकर उसे अपनी दुकान में बेच नहीं सकता था। जो महामंत्र गोलियां थी उनका निर्माण सभी 6 भूमियों पर कोई भी रसायन शास्त्री नहीं कर सकता था। इसलिए इन गोलियों की दुर्लभता सबसे अधिक थी। जब आकर्ष ने इन गोलियों का निर्माण करना शुरू किया था उसी समय सुदर्शन ने बता दिया था कि कोई ना कोई तो उनको निशाना बनाने की कोशिश करेगा। इनमें सबसे पहला व्यक्ति तो श्वेता भी था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उसी के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। पर अच्छी बात यह थी कि पिछले 4 दिनों में श्वेताभ ने उनके किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं दी थी, इसलिए उनकी काफी परेशानियां कम हो गई थी। जब दुकान का द्वार खोला गया और ग्राहक सामान खरीदने के लिए आने लगे तब 2 समूह ने आकर उनके लिए परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। इनमें से एक समूह का नेतृत्व तो एक मध्य अवस्था का आदमी कर रहा था जिसने हल्के हरे रंग के कपड़े पहने थे। सुदर्शन देव गुरुकुल के लोग रसायन शास्त्रियों की महासभा के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नियम अनुसार सभी दुकानें सिर्फ उसी सामान को बेच सकती है जिनका निर्माण उनके गुरुकुलों के द्वारा किया गया हो। तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारी दुकान में महामंत्र गोलियां मिल रही है जिनका निर्माण तुम्हारे रसायन शास्त्री के द्वारा किया गया है। क्या तुम हमें बच्चा समझ रहे हो जो हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेंगे? हरे रंग के कपड़े पहने उस मध्य अवस्था के आदमी ने भीड़ के सामने सुदर्शन देव गुरुकुल के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा, कमल, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे कि तुम यह साबित कर सको कि हमने दूसरों से गोलियां खरीदकर यहां पर बेचने की कोशिश की है।
जैसे ही उस मध्य अवस्था के आदमी ने सुदर्शन देव गुरुकुल के लोगों पर आरोप लगाया, एल्डर लक्ष्मण दुकान से बाहर निकले और द्वार पर आते हुए उन्होंने कर्कश आवाज में वापस उस मध्य अवस्था के आदमी को जवाब देते हुए कहा। सुदर्शन देव गुरुकुल की दुकान बहुत बड़ी थी। दुकान के पिछले वाले भाग में इस समय आकर्ष, महा और सुदर्शन तीनों बैठे हुए थे। जब आकर्ष ने उस मध्य अवस्था के आदमी की आवाज सुनी तो वह सुदर्शन की तरफ देखने लगा। उसका नाम कमल है। एल्डर लक्ष्मण से उसकी पुरानी प्रतिद्वंदिता है। 30 साल पहले जब महासभा हुई थी तो उसमें कमल और एल्डर लक्ष्मण दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। दोनों के बीच गोली निर्माण का मुकाबला हुआ था जिसमें एल्डर लक्ष्मण ने कमल को हरा दिया था। जिस प्रकार एल्डर लक्ष्मण हमारे गुरुकुल के रसायन शास्त्री हैं, बिल्कुल उसी तरह कमल सेतु भूमि पर स्थित सहस्कर देव गुरुकुल का रसायन शास्त्री है। सहस्कर देव गुरुकुल से हमारे गुरुकुल के बिल्कुल भी नहीं बनती। जहां तक मुझे लगता है तो उनके कहने पर ही कमल यहां पर हमारे लिए परेशानी खड़ी करने आया होगा। सुदर्शन आकर्षो कमल का परिचय देते हुए कहा। अब जाकर आकर्ष को थोड़ी बहुत कहानी समझ में आने लगी। लेकिन कमल अकेला हमें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके साथ जो दूसरा समूह आया है वह लोग कौन है? आकर्ष ने सुदर्शन से पूछा। इस समय वह जिसके बारे में सवाल कर रहा था वह 3 लोगों का एक छोटा सा समूह था जो कमल से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। वह लोग जल सहस्त्र गुरुकुल के सदस्य हैं। उनमें जो व्यक्ति सबसे आगे खड़ा है वह गुरुकुल का उप प्रमुख वल्लभ सेन है। सुदर्शन ने जवाब देते हुए कहा। जल सहस्त्र गुरुकुल से क्या हमारे गुरुकुल की कोई पुरानी दुश्मनी है? आकर्ष ने पूछा। नहीं, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। शायद से वे लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि सहस्कर गुरुकुल ने उन्हें शिकायत की होगी। उन्हें भी पता है कि अगर वह अकेले हम पर आरोप लगाएंगे तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वह जल सहस्त्र जैसे बड़े गुरुकुल का साथ ले रहे हैं। सुदर्शन ने जवाब दिया। इस समय दुकान के बाहर अभी भी लक्ष्मण और कमल के बीच बहस हो रही थी। वरिष्ठ वल्लभ सेन, अब आप ही इन लोगों को समझाइए। कमल ने वल्लभ सेन से मदद मांगी। अपना नाम सुनकर वल्लभ सेन आगे आए और उन्होंने एल्डर लक्ष्मण की तरफ देखते हुए कहा। लक्ष्मण, महामंत्र गोलियों का निर्माण करना केंद्रीय भूमि, कोण भूमि, प्रकाश भूमि और सेतु भूमि के बड़े बड़े रसायन शास्त्रियों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। रसायन शास्त्री को अपनी ज्वाला पर पूरा नियंत्रण रखना पड़ता है। लेकिन जहां तक मुझे पता है तो तुम्हारे सुदर्शन देव गुरुकुल में इस प्रकार का कोई भी रसायन शास्त्री नहीं है। कम से कम 30 वर्ष पहले तक तो नहीं था। अगर तुम कह रहे हो कि कमल बकवास कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोगों ने खुद इन गोलियों का निर्माण किया है। क्या तुम लोग यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे गुरुकुल के पास एक उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री है? वल्लभ सेन वैसे तो सवाल कर रहे थे लेकिन उनके शब्दों में एक तिरस्कार का भाव था। असल में महामंत्र गोलियां उन कुछ चुनिंदा गोलियों में से थी जिनका निर्माण करना सबसे कठिन होता था। ज्यादातर रसायन शास्त्री तो इसमें असफल ही होते थे, और जो सफल होते थे वह अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने आप को किसी बड़े गुरुकुल के साथ जोड़ देते थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि एक रसायन शास्त्री जो इस प्रकार की गोलियों का निर्माण कर सकता है वह अपने आप को सुदर्शन देव गुरुकुल जैसे एक सामान्य गुरुकुल के साथ जोड़ेगा? सुदर्शन देव गुरुकुल अपनी अद्वितीय भूमि पर तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अगर बाकी की 6 भूमियों पर मौजूद सभी गुरुकुलों के साथ उनकी तुलना की जाए तो उनका स्थान आखिर में आता था। वल्लभ सेन के हिसाब से जब तक कोई रसायन शास्त्री मूर्ख ना हो तब तक वह इस प्रकार का चुनाव कभी नहीं करेगा। अब वैसे तो एल्डर लक्ष्मण भी वल्लभ सेन की आवाज में तिरस्कार के भाव को महसूस कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने उनका कटाक्ष करके उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जवाब देते हुए कहा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है वरिष्ठ वल्लभ सेन। वाकई हमारे सुदर्शन देव गुरुकुल को एक ऐसा रसायन शास्त्री मिल चुका है जो महामंत्र गोलियों का निर्माण कर सकता है।
वल्लभसेन इस जवाब को सुनकर चौंक पड़े। एक बार के लिए तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पर फिर उन्होंने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अगर सच में ऐसा है तब तो मैं इस रसायन शास्त्री से मिलना चाहूंगा। क्या आप उस रसायन शास्त्री को बुला सकते हैं? वल्लभसेन की यह बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वरिष्ठ वल्लभसेन, आप कहाँ इनकी बातों में आ रहे हैं? आपको सच में लगता है कि इन लोगों के पास ऐसा कोई रसायन शास्त्री होगा? यह लोग बस झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं। देखिएगा, पक्का अब यह लोग ऐसा कहेंगे कि इनका रसायन शास्त्री अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, या फिर वह इनके गुरुकुल में है, यहाँ पर इनके साथ नहीं आया। कमल ने इस छोटे से वार्तालाप में एक चिंगारी लगाने की कोशिश की। कमल की बातों से वल्लभसेन के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। इस छोटे से झगड़े ने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वुश! जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा, तब आखिरकार महाप्रमुख सुदर्शन सामने आए। उनको देखते ही कमल और वल्लभसेन दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। प्रणाम वरिष्ठ। वल्लभसेन ने तो उन्हें देखते ही प्रणाम किया। न सिर्फ सुदर्शन उम्र के मामले में बल्कि ताकत के मामले में भी वल्लभसेन से आगे थे। ऊपर से दोनों के गुरुकुल के बीच कोई आपसी दुश्मनी भी नहीं थी, तो वल्लभसेन बेवजह सुदर्शन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। वही बात करें कमल की, तो उसने प्रणाम नहीं किया। उसने प्रणाम नहीं किया तो सुदर्शन ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। पर इस बात ने कमल को गुस्सा दिला दिया। वल्लभसेन, मैं खुद इस बात का साक्षी हूं कि इन गोलियों का निर्माण हमारे गुरुकुल के एक रसायन शास्त्री के द्वारा किया गया है, और वह रसायन शास्त्री उच्च श्रेणी का है। सुदर्शन ने वल्लभसेन से कहा। पर इस बात पर कमल चिढ़ गया। आपको लगता है कि आप कहेंगे और हम मान लेंगे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके पास सच में इस प्रकार का कोई रसायन शास्त्री होता तो आप उसे अभी तक सामने ले आते। इतनी देर तक समय व्यर्थ नहीं करते। कमल ने कहा। और तुम कौन होते हो आरोप लगाने वाले? ठीक इसी समय पर एक तीसरा स्वर सुनाई दिया, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तुरंत से सभी उस दिशा में देखने लगे जहां से यह स्वर सुनाई दिया था। यह स्वर एक व्यक्ति का था, जो दुकान के भीतर से एक महिला के साथ बाहर निकल रहा था। यह था आकर्ष। आकर्ष को देखते ही कमल के कान खड़े हो गए। उसने बिना देरी किए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके आकर्ष की उम्र का पता लगाने की कोशिश की। जो जवाब उसे मिला उसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि वह रसायन शास्त्री तुम हो, पर तुम्हारी उम्र तो 100 वर्ष से कम है। इसका मतलब है कि तुम वह रसायन शास्त्री नहीं हो। जहां तक मुझे पता है तो इस बार तुम्हारे गुरुकुल से सिर्फ 6 लोग आए हैं। तुम सभी 6 यहाँ पर मौजूद हो। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि तुम्हारे पास कोई भी उच्च श्रेणी का ऐसा रसायन शास्त्री नहीं है जो इन गोलियों का निर्माण कर सकता है। कमल ने तिरस्कार से भरी आवाज में कहा। वरिष्ठ, बुरा मत मानिए, पर अगर आप सबूत पेश नहीं करेंगे तो हमें यही लगेगा कि आपके पास ऐसा कोई रसायन शास्त्री नहीं है। वल्लभसेन ने प्रत्यक्ष रूप से ना सही पर अप्रत्यक्ष रूप से कमल की बात का समर्थन करते हुए कहा। इस समय पर वल्लभसेन के साथ 2 और लोग थे। एक थी महिला और दूसरा था पुरुष। दोनों की ही नजर वहां पर केंद्रित थी। दोनों असल में वल्लभसेन के शिष्य थे। पुरुष का नाम था कनिष्क और महिला का नाम था कविता। दोनों की नजर अपने ऊपर देखकर महा को गुस्सा आने लगा। असल में उन दोनों की आंखों में भी महा को ईर्ष्या का भाव नजर आ रहा था। पुरुष को आकर्ष से ईर्ष्या हो रही थी, वहीं महिला को महा से। इससे पहले कि महा कुछ करती, आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, अभी नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। आकर्ष के शब्द सुनकर महा ने अपने गुस्से को शांत किया और दोनों को नजरअंदाज करने लगी। इधर कमल, वल्लभसेन, सुदर्शन और एल्डर लक्ष्मण के बीच की स्थिति अभी भी बिगड़ी हुई थी। इन गोलियों का निर्माण मैंने किया है।
मैं ही सुदर्शन देव गुरुकुल का उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री हूँ। स्थिति को ज्यादा बिगड़ते देख आकर्ष ने सभी के सामने अपना परिचय दिया। लेकिन जैसे ही उसके शब्द बाकी सभी योद्धाओं के कानों में पड़े, सभी उसको बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगे। साफ रूप से दिख रहा था कि कोई भी उसके शब्दों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। नादान लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के सामने झूठ बोलने की? कनिष्क, जो कि वल्लभसेन के पीछे खड़ा था, वह अब अपने आप को और ज्यादा देर तक शांत नहीं रख पाया और उसने गुस्से से उबलते हुए कहा। कहीं ना कहीं उसके इस गुस्से का कारण महा और आकर्ष का रिश्ता भी था। वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि महा जैसी महिला आकर्ष के साथ है। थर्ड, जैसे ही कनिष्क ने अपनी बात कही, सुदर्शन तुरंत अपने स्थान से आगे बढ़े और उन्होंने एक जोर का तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया। इस समय पर वल्लभसेन भी कुछ नहीं कर पाए। उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह सुदर्शन की ताकत को चुनौती दे पाए। नादान लड़का, किसे बोल रहे हो? आकर्ष हमारे गुरुकुल के मुख्य रसायन शास्त्री हैं। जब वह तुम्हारे मास्टर से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हें बीच में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। दूसरों की हिम्मत की बात कर रहे और खुद को यह भी नहीं पता कि बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। सुदर्शन ने गुस्से से भरे स्वर में कनिष्क से कहा। इसके तुरंत बाद उन्होंने वल्लभसेन की तरफ देखा और कर्कश आवाज में कहा, वल्लभसेन, यह तुम्हारा शिष्य है, इसलिए इसे जिंदा छोड़ रहा हूं। अगर इसकी जगह किसी और ने आकर्ष भाई का इस तरह से अपमान किया होता या उनसे इस तरह से बात करने की कोशिश की होती तो अब तक उसका सिर धड़ से अलग कर दिया होता। तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर इस तरह से बदतमीजी करने का अधिकार इस लड़के को किसने दे दिया? एक मास्टर के तौर पर यह तुम्हारी गलती है कि तुम अपने शिष्य को सही सीख नहीं दे पाए। सुदर्शन की यह सब बातें सुनकर वल्लभसेन को बहुत ही अपमान महसूस हो रहा था, पर फिलहाल के लिए उन्होंने इस अपमान के घूंट को पीना ही सही समझा, क्योंकि उन्हें अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि आकर्ष सच में एक उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री था या नहीं। अगर वह सच में उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री हुआ, जिसकी संभावना फिलहाल के लिए कम थी, पर अगर वह हुआ तब तो आकर्ष का पद उनके बराबर होने वाला था। इस स्थिति में कनिष्क का बीच में बोलना वाकई एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती। वाह, तो अब तुम लोगों ने नौटंकी शुरू कर दी। तुम लोगों को सबूत पेश करने को कहा तो तुम लोग शिष्य पर हाथ उठाने लगे। कमल ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। अब हर किसी के सुनने की एक क्षमता होती है। आकर्ष काफी देर से उसकी बकवास सुन रहा था। अब उसकी भी सहन शक्ति पूरी होने को आई थी। क्या तुम दोनों यहाँ पर सभी गुरुकुलों का प्रतिनिधित्व करते हुए आए हो? अगर सच में तुम लोग सभी गुरुकुलों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हो तो एक काम करो, जाकर पहले सारे बड़े गुरुकुलों के उच्च अधिकारियों को यहाँ पर लेकर आओ। मैं उन सभी के सामने महामंत्र गोली का निर्माण करूंगा और बताऊंगा कि इन सारी गोलियों का निर्माण मेरे द्वारा किया गया है। मेरे पास इतना खाली समय नहीं है कि तुम्हारी तरह हर 2 दिन के बाद दूसरों के काम में टांग अड़ाने आ जाऊं। आकर्ष ने अब की बार गंभीर स्वर में वल्लभसेन और कमल दोनों को संबोधित करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दोनों के चेहरे का रंग काला पड़ गया। दोनों सुदर्शन की तरफ देखने लगे, इस उम्मीद में कि सुदर्शन बीच में कुछ बोलेंगे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं खुद प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। सभी गुरुकुलों के उच्च अधिकारियों को बुलाकर ला सकते हो तो ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें एक दूसरा अवसर देता हूं। मेरे समय की कीमत होती है और तुम्हें वह कीमत चुकानी होगी। सुना है कि सहस्कर गुरुकुल के पास एक दिव्य तकनीक है जो आक्रामक और गम्य श्रेणी दोनों में काम आ सकती है। जल सहस्त्र गुरुकुल के पास भी एक तकनीक है जो एक साथ 2 श्रेणियां में काम आती है। अगर तुम्हें सबूत देखने की इतनी ही ज्यादा इच्छा है तो अपनी अपनी तकनीक को दांव पर क्यों नहीं लगाते? मैं भी अपने गुरुकुल की तकनीक दांव पर लगाऊंगा। तुम दोनों को पता ही होगा सुदर्शन देव गुरुकुल की तकनीक कितनी ज्यादा प्रसिद्ध है।
अगर इतना ही विश्वास है कि मैं एक उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री नहीं हूं, तो क्या इतनी हिम्मत है कि मुझ पर आरोप लगाते हुए मेरे साथ यह दाव लगा सको? आकर्ष ने दोनों को उकसाने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी लोगों की नजर कमल और वल्लभसेन पर जाकर केंद्रित हो गई। हर कोई अब यह जानना चाहता था कि क्या दोनों हिम्मत करके इस दाव को खेलेंगे। कनिष्क भी अपने सूजे हुए गाल के साथ ध्यान से अपने मास्टर की तरफ देख रहा था। जो सवाल बाकियों के मन में था वही सवाल उसके मन में भी था। क्या वल्लभसेन और कमल दोनों अपने अपने गुरुकुल की देव तकनीकों को दांव पर लगाएंगे? आकर्ष का शिकंजा। आकर्ष की बात सुनने के बाद कमल और वल्लभसेन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि दोनों इस समय कोई भी कदम उठाने में संकोच महसूस कर रहे थे। ऐसा तो होना ही था। यहाँ पर आखिरकार एक गुरुकुल की मुख्य देव तकनीक की बात हो रही थी। चाहे सुदर्शन देव गुरुकुल हो, जल सहस्त्र देव गुरुकुल हो या फिर सहस्कर देव गुरुकुल हो, प्रत्येक के लिए उनकी देव तकनीकें बहुत महत्वपूर्ण थी। वह अपनी इच्छा से उनको दांव पर नहीं लगा सकते थे। लेकिन आकर्ष ने जो शर्त रखी थी वो उन दोनों को प्रलोभन देने के लिए पर्याप्त थी। जब आकर्ष ने देखा कि अभी भी दोनों संकोच महसूस कर रहे हैं, तो उसने फिर से दोनों को उकसाने की कोशिश की। अगर तुम दोनों को हिचकिचाहट महसूस हो रही है तो जाओ और सबसे पहले सारे देव गुरुकुलों के उच्च अधिकारियों को बुलवाओ। उसके बाद मैं गोली का निर्माण कर दूंगा। इस तरह तुम दोनों को कुछ भी कीमत नहीं देनी पड़ेगी। चलो अब सामने से हटो और हमें अपना काम करने दो। इतना कहकर आकर्ष ने महा की तरफ इशारा किया और फिर वापस दुकान के भीतर चला गया। सुदर्शन देव गुरुकुल के चारों उच्च अधिकारियों के चेहरे पर इस समय आश्चर्य का भाव था, जबकि कमल और वल्लभसेन दोनों के चेहरे गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। महाप्रमुख, अब क्या करें? क्या गुरुकुल की देव तकनीकों को दांव पर लगाना सही रहेगा? हम तो यह सब महासभा में करने वाले थे ना। फिर इतनी जल्दी करके हम अपना नुकसान तो नहीं कर रहे? एल्डर गोपाल ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर महाप्रमुख सुदर्शन से पूछा। आकर्ष पर विश्वास रखो। उसने शर्त रखी है तो कुछ सोचकर ही ऐसा किया होगा। सुदर्शन ने भी वापस ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर जवाब दिया। अब एल्डर गोपाल को तो उन्होंने यह सब कह दिया था, लेकिन इस समय चिंता का भाव उनके चेहरे पर भी दिख रहा था और यह भाव कमल देख पा रहा था। इधर वल्लभसेन भी सोच में पड़े हुए थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कमल, आपको क्या लगता है? क्या वह सच कह रहा था? क्या वह सच में एक उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री हो सकता है? वल्लभसेन ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर कमल से पूछा। कमल इस समय अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। एकदम से वल्लभसेन का संदेश पाकर वह अपने होश में आया। असंभव! 100 वर्ष से कम उम्र में उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री बनना, वह भी यहाँ के वातावरण में, असंभव है। ऐसा नहीं है कि इतनी छोटी उम्र में कोई रसायन शास्त्री नहीं बन सकता। अगर किस्मत अच्छी हो और उच्च श्रेणी की देव ज्वाला हासिल हो जाए तो उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री बना जा सकता है। लेकिन वह सिर्फ नाम का उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री होगा। आपको तो पता ही है, महामंत्र गोली का निर्माण करना उन रसायन शास्त्रियों के लिए भी कितना मुश्किल होता है जो सालों तक उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्री बने रहते हैं, जो 200 सालों में भी महामंत्र गोली का निर्माण नहीं कर पाते। आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 100 वर्ष से कम है वह उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री बनकर महामंत्र गोली का निर्माण सफलतापूर्वक कर सकता है? कमल ने जवाब देते हुए कहा। यह सुनकर वल्लभसेन भी सोच में पड़ गए। कमल ने अभी जो कुछ भी कहा था वह उससे पूरी तरह सहमत थे। बात यहाँ पर सिर्फ उम्र की नहीं थी, बात थी शक्तिशाली शरीर की। एक उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री बनने के लिए कम से कम शरीर भी इतना मजबूत होना चाहिए कि उच्च श्रेणी की देव ज्वाला के ताप को सहन कर सके। इसके लिए मंत्रमंडल में प्रवेश करना अति आवश्यक था। लेकिन महामंत्र गोली का निर्माण करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं था। सैकड़ों वर्षों का अनुभव चाहिए था,
जो आकर्ष जैसे 100 वर्ष से कम उम्र के योद्धा के लिए हासिल कर पाना लगभग असंभव था। वल्लभ सेन को सोच में पड़ा देखकर कमल को समझ में आ गया कि वह क्या सोच रहे हैं। जब इतना अच्छा अवसर मिल रहा था तो निश्चित रूप से वह उसका फायदा उठाने का ही सोचेंगे। वरिष्ठ वल्लभ सेन, मेरे हिसाब से तो हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। बस एक छोटी सी समस्या है। 99% तक संभावना है कि यह उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री ना हो, लेकिन 1% की संभावना है। इसलिए जोखिम उठाना सही नहीं रहेगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि हमारे लिए ऐसा अवसर फिर से नहीं आएगा। आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसमें आपके साथ हूं। इसलिए बहुत सोच समझकर कोई फैसला कीजिएगा। अगर आपका गुरुकुल तैयार हो गया तो मैं भी हमारे गुरुकुल प्रमुख को मना लूंगा, पर बिना आपकी सहमति के मेरे लिए हमारे गुरुकुल प्रमुख को मनाना आसान नहीं होगा। कमल ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर वल्लभ सेन से कहा। सच कहूं तो मैं भी इसी वजह से संकोच कर रहा हूं। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं? वल्लभ सेन ने पूछा। यह सुनकर कमल कुछ देर के लिए चुप हो गया। शायद से वह कोई तरीका खोज रहा था। अचानक से उसे एक उपाय सूझा। उसने संदेश भेजकर वल्लभ सेन के कहा, हम एक काम कर सकते हैं। मैं पहले इसे उकसाने की कोशिश करूंगा। मैं कहूंगा कि मुझे इसकी शर्त स्वीकार है। आपके जल सहस्त्र गुरुकुल का मुझे पता नहीं। अगर इसने मेरी बात मान ली तो इसका मतलब होगा कि इसकी बात में सच्चाई है। लेकिन अगर यह संकोच करता है तब मतलब बिल्कुल साफ होगा कि यह बस हमें डराने के लिए यह सब कुछ कह रहा था। उस स्थिति में हम इसके साथ साथ इसके पूरे देव गुरुकुल को यहां से बाहर भेज सकते हैं। कमल का यह उपाय सुनकर वल्लभ सेन की आंखें भी चमकने लगी। उन्होंने तुरंत जवाब देते हुए कहा, यह तरीका पक्का काम करेगा। तुम बस एक बार इसे उकसा दो। आगे सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। यह सारी बातें ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर हो रही थी तो आसपास खड़े किसी की भी व्यक्ति को भनक तक नहीं लगी थी कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं। मुझे स्वीकार है। आपसी सहमति से और पूरी योजना बनाने के बाद कमल ने आवाज लगाकर आकर्ष से कहा। उसकी आवाज सुनकर आसपास खड़े सारे लोग एक नए तमाशा की उम्मीद में और भी ज्यादा उत्साहित होकर आकर्ष के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसी लोगों ने उम्मीद की थी, आकर्ष कमल की आवाज सुनकर आखिरकार दुकान से वापस बाहर आ गया। तुम्हें स्वीकार है? आकर्ष ने पुष्टि करने के लिए कमल से पूछा। बिल्कुल स्वीकार है। लेकिन तुम सिर्फ सुदर्शन देव गुरुकुल के एक रसायन शास्त्री हो। तुम्हारी पहचान अभी भी हम लोगों के लिए एक रहस्य है। इसलिए इस बात का विश्वास कैसे करें कि तुम अपने कहे शब्दों से पीछे नहीं हटोगे? क्या पता हारने के बाद तुम अपनी देव तकनीकें हमें देने से मना कर दो। कमल ने जवाब देते हुए कहा। उसकी तुम चिंता मत करो। ऐसा नहीं होगा और इस बात का साक्षी मैं खुद बनूंगा। मैं सभी के सामने इस बात की घोषणा करता हूं कि हमारे गुरुकुल के मुख्य रसायन शास्त्री जो कुछ कह रहे हैं मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। अगर यह इस शर्त को हार जाते हैं तो मैं खुद गुरुकुल का महाप्रमुख होने के नाते तुम दोनों को हमारे गुरुकुल की देव तकनीकें दूंगा। कमल की बात सुनकर महाप्रमुख सुदर्शन आगे आए और उन्होंने घोषणा करते हुए कहा। उनकी बात बाकी सबके लिए पत्थर की लकीर थी। उनके शब्दों ने एक बार के लिए कमल के हौसले को भी चुनौती दे दी। तो तुम दोनों तैयार हो? आकर्ष ने पूछा। दोनों नहीं, सिर्फ मैं। जल सहस्त्र गुरुकुल का मुझे नहीं पता। अगर तुम सिर्फ मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हो तो बताओ। कमल ने जवाब दिया। यहां पर कोई सब्जियां नहीं बंट रही। शर्त लगेगी तो दोनों के साथ लगेगी, वरना एक के साथ मुझे शर्त लगानी ही नहीं है। आकर्ष ने साफ और स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उसका यह जवाब सुनते ही कमल के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। इसी जवाब को सुनने के लिए तो वो इतने लंबे समय से तरस रहा था।
उसने तुरंत वल्लभसेन की तरफ देखा और उसी मुस्कुराहट को कायम रखते हुए कहा, सुना वरिष्ठ वल्लभसेन, अब आपका क्या कहना है? उसका यह सवाल सुनकर वल्लभसेन के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वह भी इसी जवाब के इंतजार में था। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर ठीक है, मैं भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार हूं। वल्लभसेन ने आकर्ष से कहा। उसके शब्दों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अब तो उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि आकर्ष बस उनको डराने के लिए यह सब कुछ कह रहा था। पर इस दौरान उनका ध्यान इस बात पर नहीं गया था कि आकर्ष के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट है। सुनकर अच्छा लगा कि आपने भी इस शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन जिस तरह से मुझ पर तुम दोनों ने विश्वास नहीं किया था, उसी तरह मैं भी सिर्फ तुम दोनों के कहने से तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। आकर्ष ने कहा। क्या मतलब? कमल ने उलझन भरे स्वर में पूछा। पर इस बार आकर्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी जगह महाप्रमुख सुदर्शन को आगे कर दिया था। मतलब बिल्कुल साफ है। जिस तरह हमारे रसायन शास्त्री के कहने पर तुम दोनों को विश्वास नहीं हुआ था और मुझे आगे आकर अपने गुरुकुल का प्रतिनिधित्व करते हुए यह कहना पड़ा था कि मैं देव तकनीकें दूंगा, बिल्कुल उसी तरह तुम दोनों के शब्दों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो तुम दोनों के गुरुकुल का प्रतिनिधित्व करें, और मेरे हिसाब से तुम दोनों के गुरुकुल प्रमुख के अलावा यह प्रतिनिधित्व और कोई नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि यह शर्त आगे बढ़े तो तुम दोनों को अपने गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुखों को यहाँ पर बुलाना होगा और उन्हें तुम्हारे स्थान पर इस शर्त को स्वीकार करना होगा, ताकि तुम दोनों के हारने के बाद तुम्हारे गुरुकुल इस शर्त से पीछे ना हट सके। महाप्रमुख सुदर्शन ने जवाब दिया। उनके जवाब को सुनकर कमल और वल्लभसेन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। जितना इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा था, उन दोनों को उतना ही ज्यादा विश्वास हो रहा था कि आकर्ष एक उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं अभी हमारे गुरुकुल प्रमुख से संपर्क कर लेता हूं और उन्हें यहां पर बुला लेता हूं। कमल ने कहा। बिल्कुल, मैं भी हमारे गुरुकुल प्रमुख को संदेश भेजकर बुला लेता हूं, वल्लभसेन ने कहा। इसके बाद दोनों ने अपनी जादुई अंगूठी में से 2 प्रकाश पुंज निकाले और उन्हें हवा में उछाल दिया। चाहे सहस्कर देव गुरुकुल हो या फिर जल सहस्त्र देव गुरुकुल, दोनों के ही गुरुकुल प्रमुख आकर्ष की शर्त को सुनकर काफी ज्यादा उत्साहित हो गए। आखिरकार कोई भी देव गुरुकुल अपनी देव तकनीक इतनी आसानी से नहीं देता था, और यहाँ पर तो सुदर्शन देव गुरुकुल सामने से उन्हें मौका दे रहा था। फिर दोनों मना कैसे करते? दोनों उत्साहित होकर अपने अपने भवन से बाहर निकले और सुदर्शन देव गुरुकुल के भवन की तरफ रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में चलते हुए दोनों के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। क्या सच में ऐसा संभव है कि 100 वर्ष से कम उम्र का एक योद्धा एक उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री बन जाए और महामंत्र गोली जैसी उच्च श्रेणी गोली का निर्माण करना सीख ले, जिसका निर्माण करना सैकड़ों वर्षों के अनुभव वाले उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्री के लिए भी बहुत मुश्किल हो? इस पर विश्वास करना दोनों गुरुकुल प्रमुखों के लिए ही बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन कमल और वल्लभसेन के जैसे वह दोनों भी प्रलोभन में पड़ चुके थे। इधर सुदर्शन देव गुरुकुल के द्वारा लगाई गई दुकान के आगे लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। अधिकांश तो यहाँ पर सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आकर्ष को देखने आए थे क्योंकि उन्हें भी देखना था कि 100 वर्ष से कम उम्र का उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री दिखता कैसा है। इस समय आकर्ष और उसके सभी साथी दुकान के भीतर थे। महाप्रमुख कमल और वल्लभसेन को देखकर लगता है कि वह पूरी तरह से मेरे चाल में पड़ चुके हैं। पहले से ही दोनों गड्ढे में हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी मदद करें तो मैं उन्हें पूरी तरह से गड्ढे के अंदर खींच लूंगा। आकर्ष ने महाप्रमुख और तीनों रसायन शास्त्रियों की तरफ देखते हुए कहा। हम मदद के लिए तैयार हैं, आप बस यह बताइए कि करना क्या है। लक्ष्मण, गोपाल और महेंद्र तीनों ने एक साथ पूछा।
इस पर आकर्ष ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर उन सभी को बताया कि उन्हें क्या करना है। अपनी पूरी योजना समझाने के बाद उसने कहा, दोनों देव गुरुकुलों के गुरुकुल प्रमुख यहाँ की स्थिति से अभी अनजान है। उन सभी को बस उतनी ही जानकारी है जितनी कमल और वल्लभ सेन ने उन्हें दी है, इसलिए वह आसानी से मेरी बात नहीं मानेंगे। आप लोग थोड़ा सा नाटक करेंगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा। वह सब तो ठीक है, लेकिन आपकी रफ्तार का क्या करेंगे? आप तो आधे घंटे के भीतर ही ज्वाला हांडी को गर्म कर देते हैं। अगर यहाँ पर भी ऐसा किया तो न सिर्फ इन दो देव गुरुकुलों को शक होगा, बल्कि महासभा के दौरान भी हम किसी को अपना निशाना नहीं बना पाएंगे। महाप्रमुख सुदर्शन ने पूछा, यह बहुत आसान है। मैं जानबूझकर ज्वाला का ताप कम रखूंगा ताकि ज्वाला हांडी जल्दी गर्म ना हो। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया को 9 से 10 घंटे तक खींच सकूं। आकर्ष ने जवाब दिया, फिर ठीक है। अब मेरे विचार से हमें बाहर चलना चाहिए। दोनों देव गुरुकुलों के गुरुकुल प्रमुख आ चुके होंगे। महाप्रमुख सुदर्शन ने एक उत्साहित स्वर में कहा। इसके बाद वह सभी दुकान से बाहर निकलकर बाहर के हालात देखने आए। बाहर इस समय बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग आ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बाजार के लोग वहीं पर इकट्ठा हो चुके थे। महाप्रमुख सुदर्शन को हमारा प्रणाम। ठीक इसी समय पर दो व्यक्तियों के स्वर सुनाई पड़े, जिन्हें सुनकर आकर्ष सहित बाकी सभी की नजर सामने खड़े दो व्यक्तियों पर चली गई। इनमें से एक व्यक्ति कमल के आगे खड़ा था। इसने लाल रंग के कपड़े पहने थे और यह एक मध्य अवस्था का आदमी था। उसके पहनावे और चाल चलन से आकर्ष को उसकी पहचान का पता चल गया था। इस व्यक्ति का नाम था तुषार, जो सहस्कर देव गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख था। वही दूसरा व्यक्ति वल्लभ सेन के आगे खड़ा था। यह भी एक मध्य अवस्था का आदमी था, पर इसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। आकर्ष को इसकी पहचान के बारे में भी महाप्रमुख सुदर्शन ने काफी पहले बता दिया था। इस व्यक्ति का नाम था विनोद, जो जल सहस्त्र देव गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख था। यह दोनों ही भोपाल मंडल के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 8 सिद्धांतों को समझ लिया था। ताकत के मामले में भले ही यह दोनों महाप्रमुख सुदर्शन के बराबरी पर थे, लेकिन पद के मामले में उनसे थोड़े नीचे थे। इसलिए दोनों ने पहले प्रणाम किया था। हालांकि यह प्रणाम कुछ खास नहीं था, लेकिन बताने के लिए पर्याप्त था कि दोनों सभी के सामने उनका सम्मान करते हैं। आप दोनों को यहाँ पर आना पड़ा, उसके लिए मुझे खेद है। परंतु यहाँ की स्थिति के जिम्मेदार आप दोनों के गुरुकुल के यह अधिकारी हैं। महाप्रमुख सुदर्शन ने पहले उन दोनों के प्रणाम का जवाब दिया और फिर उन्हें बताना शुरू किया कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। पूरी बात सुनकर दोनों देव गुरुकुलों के गुरुकुल प्रमुख एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वरिष्ठ सुदर्शन, जो हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वल्लभ सेन ने कुछ गलत किया है। बस एक सबूत की बात है। अगर आप लोग चाहे तो शर्त को हटाकर सीधे ही सबूत दे सकते हैं। तुम्हारा क्या कहना है तुषार? जल सहस्त्र देव गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख विनोद ने पहले तो वरिष्ठ सुदर्शन से कहा और आखिर में पूरी बात तुषार पर छोड़ दी। मैं भी तुम्हारी बातों से सहमत हूं वरिष्ठ सुदर्शन, मेरे विचार से तो हमें शर्त रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुषार ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है फिर, अगर आप दोनों को यही सही लगता है तो हम ऐसा ही करेंगे। वरिष्ठ सुदर्शन ने भी दोनों की बातों से सहमति जताते हुए कहा। पर उनके जवाब को सुनकर वल्लभ सेन और कमल के चेहरे थोड़े से बिगड़ गए। दोनों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ सुदर्शन इतनी आसानी से उनके गुरुकुल प्रमुखों की बात मान लेंगे। अब तो उनका विश्वास और गहरा हो गया था। वरिष्ठ सुदर्शन, यह शर्त तो आपके गुरुकुल के रसायन शास्त्री आकर्ष के द्वारा लगाई गई है। मुझे लगता है कि आपको पहले उससे पूछ लेना चाहिए कि वह क्या चाहता है, वल्लभ सेन ने कहा। हाँ वरिष्ठ सुदर्शन, इतनी बड़ी शर्त है, आपको पूरा विश्वास भी है कि आप जीत सकते हैं, तो फिर हिचकिचाहट कैसी?
आपके गुरुकुल के रसायन शास्त्री आकर्ष ने ही तो कहा था कि उसके समय की कीमत है, और अगर हमें उससे सबूत चाहिए तो हमें उसके समय की कीमत देनी होगी। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। आपको भी तैयार होना चाहिए, कमल ने कहा। उन दोनों की बातें सुनकर दोनों गुरुकुलों के गुरुकुल प्रमुख भी वरिष्ठ सुदर्शन की तरफ देखने लगे, जैसे उनके जवाब का इंतजार कर रहे हों। इस समय पर वरिष्ठ सुदर्शन की नजर आकर्ष पर थी। मेरे विचार से तो हमें शर्त नहीं लगानी चाहिए। इतनी छोटी सी बात के लिए शर्त लगाएंगे तो सभी गुरुकुलों के बीच आपसी दुश्मनी बढ़ेगी और यह हमारे आगे के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आकर्ष ने जवाब दिया। सुन लिया आप लोगों ने, हम शर्त नहीं लगाना चाहते। वरिष्ठ सुदर्शन ने भी उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा। लेकिन उनके शब्दों को सुनकर कमल और वल्लभ सेन दोनों के चेहरे का रंग काला पड़ गया। आपसी दुश्मनी? बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं। थोड़ी देर पहले तक तो खुद शर्त लगाने की कोशिश कर रहे थे, और अब जैसे ही लगने लगा कि पकड़े जाएंगे, तुरंत पीछे हट गए। इतने बेशर्म लोग आज तक नहीं देखे। कमल ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर वल्लभ सेन से कहा। वल्लभ सेन का भी यही सोचना था। सुदर्शन देव गुरुकुल की तकनीकों को हासिल करने का इससे अच्छा अवसर उन्हें फिर कभी भी नहीं मिलने वाला था। कोई मूर्ख ही होता जो ऐसे अवसर को छोड़ता। दोनों ने तुरंत अपने अपने गुरुकुल प्रमुखों के पास ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजा और उन्हें मनाने की कोशिश की ताकि शर्त लगा सके। पूरी कहानी जानकर विनोद और तुषार दोनों को समझ में आ चुका था कि यहाँ पर उनके पास अच्छा अवसर है। लेकिन अब सवाल यह था कि आकर्ष को मनाए कैसे, क्योंकि उन्होंने खुद अभी थोड़ी देर पहले आकर्ष को शर्त लगाने के लिए मना किया था। अचानक से तुषार को एक युक्ति सूझी। उसने अपने पीछे खड़े कमल की तरफ देखा और तेज आवाज में पूछा, कमल, क्या सच में सुदर्शन देव गुरुकुल के रसायन शास्त्री आकर्ष को गोली बनाने के लिए कीमत देने की आवश्यकता है? गुरुकुल प्रमुख, एक रसायन शास्त्री के तौर पर मैं आकर्ष की बात से पूरी तरह सहमत हूं। उसकी क्षमता पर सवाल उठाया गया तो उसके लिए शर्त लगाना तो स्वाभाविक है। मेरे विचार से आपको शर्त लगानी चाहिए, कमल ने जवाब दिया। अगर ऐसा है तो हमारा सहस्कर देव गुरुकुल शर्त लगाएगा। वरिष्ठ सुदर्शन, विनोद, आप दोनों का क्या कहना है? तुषार ने पहले अपना फैसला सुनाया और फिर इस पूरे मामले पर वरिष्ठ सुदर्शन और विनोद की राय मांगी। मैं तो तुम्हारी बातों से सहमत हूं। मुझे लगता है कि कीमत देनी चाहिए। इसलिए हमारा जल सहस्त्र देव गुरुकुल भी शर्त लगाने के लिए तैयार है, विनोद ने तुरंत जवाब दिया। जबकि वरिष्ठ सुदर्शन ध्यान से आकर्ष की तरफ देखने लगे। अगर आप दोनों की यही इच्छा है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, आकर्ष ने अपना पक्ष बदलते हुए कहा। इसी के साथ उसने अपनी जादुई अंगूठी में से एक बड़ी ज्वाला हांडी निकाली और सभी के सामने रख दी। उसका यह जवाब सुनकर और ज्वाला हांडी देखकर दोनों गुरुकुल प्रमुखों के चेहरे का रंग बदलने लगा। एकदम से दोनों को ऐसा लगने लगा जैसे दोनों से कोई गलती हो गई है। लेकिन अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक प्रकार से उन्होंने खुद ही शर्त लगाई थी। अब अगर यहां से पीछे हटते तो दोनों के गुरुकुल की भयंकर बेइज्जती होती। चिंता मत कीजिए गुरुकुल प्रमुख, यह अभी 100 वर्ष का भी नहीं हुआ है। कोई सवाल ही नहीं है कि यह एक उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री हो। अगर रसायन शास्त्री हुआ तो भी इसके लिए महामंत्र गोली का निर्माण करना संभव नहीं है। कमल ने अपने गुरुकुल प्रमुख तुषार को विश्वास दिलाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि तुम सही हो, पर अगर तुम गलत हुए तब तो हमारे गुरुकुल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। गुरुकुल प्रमुख तुषार ने एक गंभीर स्वर में जवाब दिया। इधर वल्लभ सेन और गुरुकुल प्रमुख विनोद के बीच भी इसी प्रकार की बातें हो रही थी, और वल्लभ सेन भी यहाँ पर यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आकर्ष ने अपनी देव ज्वाला सभी के सामने प्रदर्शित कर दी।
उसको देखते ही कमल और वल्लभसेन दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। अब तो उन्हें भी लगने लगा था कि कुछ गलती हो गई है। लेकिन कमल थोड़ा कठोर दिल का था। उसने अपने गुरुकुल प्रमुख को विश्वास दिलाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए। क्या हुआ अगर यह उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री है? इसके लिए देव ज्वाला का इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। एक अनुभवी उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्री को भी देव ज्वाला के साथ ज्वाला हांडी को गर्म करने में 8 से 9 घंटे का समय लगता है। इसके जैसे अनुभवहीन व्यक्ति को तो कम से कम 10 घंटे का समय लगेगा। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे 10 घंटे का समय लगेगा? आकर्ष ने अपनी देव ज्वाला के साथ ज्वाला हांडी को गर्म करते हुए कमल की तरफ देखा और उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। उसके चेहरे पर इस समय एक मुस्कुराहट थी जो कमल को किसी शैतान की मुस्कुराहट लग रही थी।